दोस्तों नमस्कार। मौजूदा व्यवस्था में हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिस दौर में मंदिर के पुजारी के लिए इंटरव्यू किया जाता है, शॉर्टलिस्ट किया जाता है और कहा जा रहा है कि 6 महीने के बाद जब अंतिम नियुक्ति के लिए इनमें से लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो वो नियुक्ति परमानेंट होगी। कल्पना कीजिए, मंदिर के पुजारी की नौकरी तो परमानेंट होगी, लेकिन इस देश में सेना में जाने वाले भारत के नौजवानों की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट पर, संविदा पर होगी, 4 साल के लिए होगी। स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा मित्र के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट पर होगी, वो भी संविदा पर होगी। तो इस व्यवस्था को बदलने या इस व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए अब से 72 घंटे बाद जो अगला 5 दिन है, वो 5 दिन हिंदुस्तान की सियासत में न सिर्फ अगला 5 साल तय करने जा रहा है, बल्कि हिंदुस्तान की सियासत के, इस देश के, समाज के उस अमृत काल को, जिस अमृत काल की एक नई परिभाषा दी गई है, उस अमृत काल में और अमृत काल के बाद भारत का स्वरूप कैसा होगा, इस देश के लोगों का मन मिजाज कैसा होगा और हिंदुस्तान के लोगों का मन मिजाज पूरी दुनिया में, एक तरफ सांप्रदायिकता और दूसरी तरफ तरक्की, इन दोनों के बीच में किस दिशा को पकड़ता हुआ दिखाई देगा। केवल 5 दिन, ये 5 दिन डिसाइड करने जा रहे हैं और ये 5 दिन ये भी तय करेंगे कि शपथ नरेंद्र मोदी लेंगे, शपथ नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह लेंगे, या शपथ अप्रैल मई के बाद देश के प्रधानमंत्री के तौर पर इंडिया गठबंधन का कोई और व्यक्ति लेगा। 5 दिन, जी हां, हस्तिनापुर में, देश की राजधानी में, दिल्ली में 5 दिन, और ये 5 दिन हिंदुस्तान की सियासत का 5 साल ही नहीं बल्कि एक लंबे वक्त का पूरा खाका खींचने जा रहा है। इतना महत्वपूर्ण 5 दिन दिल्ली में, कम से कम दिल्ली के अंदर सियासी बिसात बिछाने के लिए और सियासत के साथ साथ समाज को प्रभावित करने वाले तत्वों को एकजुट करते हुए एक नए डायरेक्शन में देश को ले जाने के लिए, समाज को ले जाने के लिए ये 5 दिन महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। सिर्फ 72 घंटे बाद, आज 16 दिसंबर की शाम हम बैठे हुए हैं और 16 दिसंबर की शाम के बाद 3 दिन बाद, यानी 72 घंटे बाद जब 19 दिसंबर की शाम होगी तो उस 19 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक, यानी 19, 20, 21 और 22, 23 दिसंबर, इन 5 दिनों में न सिर्फ आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीतियां तय की जाएंगी, बल्कि इन 5 दिनों में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा, कौन किस दिशा में जाता हुआ दिखेगा, किसकी रणनीति किसको कामयाब बनाएगी और किसकी रणनीति किसको नाकामयाब बनाएगी, इसकी भी एक पूरी की पूरी पटकथा लिखी जाएगी। पटकथा महाराष्ट्र की भी लिखी जाएगी, पटकथा कुछ और राज्यों की भी लिखी जाएगी, पटकथा उत्तर प्रदेश की सियासत, बुलडोजर जस्टिस सिस्टम की भी लिखी जाएगी। तो पटकथा राम मंदिर के सामने मंडल का मुद्दा, जाति जनगणना का मुद्दा, आम लोगों के अपने मुद्दे, किसानों का मुद्दा, बेरोजगारों का मुद्दा, संसद भवन की दहलीज तक पहुंच रहे नौजवानों का मुद्दा, और इन सब के बीच सियासत को पूरी तरह से प्रभावित करने वाला तबका यानी महिलाओं का मुद्दा। ये सारे मुद्दे किस प्रकार से, किस राजनीतिक खेमे के लिए कितने महत्वपूर्ण है। क्या 81 करोड़ जनता को 5 किलो राशन वाली व्यवस्था वो अगले 5 साल तक बरकरार रखते हुए एक नए सिरे से एक नए वोट बैंक के निर्माण की जो कवायद चल रही है, क्या उसे कामयाबी मिलेगी, या कामयाबी उसे मिलेगी जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नैरेटिव के साथ आगे बढ़ रहा है। कामयाबी किस खेमे को मिलेगी, इसका पूरा खाका, इसकी पूरी बुनियाद आप इन 5 दिनों में देखेंगे। 19 दिसंबर पहले दिन की चर्चा करते हैं, जब दिल्ली के अशोका होटल में इंडिया गठबंधन के तमाम छत्रप बैठेंगे। इंडिया गठबंधन द्वारा शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके राज्यों के कुल लोकसभा सीटों को देखें तो 224 लोकसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित राज्यों और भाजपा के मुख्यमंत्रियों के अंदर में जो राज्य आते हैं, उन राज्यों की लोकसभा सीटों को देखें, 210 लोकसभा सीटें हैं। और इसके अलावा भी 3 बड़े राज्य हैं जहां एक सुप्रीम कोर्ट के सहारे मुख्यमंत्री और सत्ता तय होनी है। एक राज्य में महाराष्ट्र 48 सीटें, और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जहां न इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं, न एनडीए न बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं।
यानी 94 लोकसभा सीटों के इन 3 राज्यों में सियासत किस दिशा में जाएगी, लोकसभा की बिसात किस दिशा में जाएगी, और 2 राज्यों में संभवतः तीसरे राज्य महाराष्ट्र में भी लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव की जो बुनियाद पड़ती हुई दिखाई दे रही है, वो सियासत को किस तरह प्रभावित करेगी। ये एक इतना बड़ा मुद्दा है, सियासत को प्रभावित करने वाला मुद्दा। इसका खाका भी 19 दिसंबर से अगले 5 दिनों के दरमियान लिखा जाना है। 19 दिसंबर इंडिया गठबंधन की बैठक, और इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार भी होंगे तो ममता बनर्जी भी होंगी, सीताराम येचुरी भी होंगे तो डी राजा भी होंगे, अरविंद केजरीवाल भी होंगे तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे, और इन सब के बीच एमके स्टालिन भी होंगे तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी होंगे, फारूक अब्दुल्ला भी होंगे तो महबूबा मुफ्ती भी होंगी, और कुछ और नाम मसलन मिजोरम के नए मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। तो इंडिया गठबंधन आने वाले वक्त में क्या करेगा, 19 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। 19 तारीख को एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि इंडिया गठबंधन अगले 5 महीनों के लिए इस देश को अपने नैरेटिव पर ले जा पाने में कामयाब होता है या नहीं होता है। लेकिन 20 और 21 दिसंबर क्या होगा? 20 और 21 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की रणनीति के बरक्स भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होगी, उस पर अंदर खाने विचार मंथन होगा, और उसकी सार्वजनिक अभिव्यक्ति, सार्वजनिक प्रदर्शन 22 और 23 दिसंबर को जब दिल्ली में भाजपा के तमाम पदाधिकारी जुटेंगे, राज्यों के विधायक दल के नेता, मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संघ से भारतीय जनता पार्टी को समन्वय का काम देखने वाले जो पदाधिकारी होंगे, वो सारे लोग जब जुटेंगे तो आगामी लोकसभा चुनाव ही सबसे बड़ा एजेंडा रहने वाला है। महाराष्ट्र में डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा विधायकों का, अयोग्यता का फैसला कैसे होगा, 2 लाख पन्ने अगले 24-25 दिनों में स्पीकर कैसे पढ़ लेंगे, ये सारी बातें कैसे होंगी, क्या होंगी, ये कानूनी पचड़े के हिसाब से होंगी। लेकिन उस कानूनी पचड़े के बीच महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को सीटें कैसे मिलेंगी, 50 खोके एकदम होके का कथित नैरेटिव कैसे फेल किया जाए, मराठी अस्मिता के सवाल को गुजराती अस्मिता के बरक्स खड़ा होने से कैसे रोका जाए, ये सवाल मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी की बैठक में होगा। तो उसके पहले 19 दिसंबर की इंडिया गठबंधन की बैठक में भी होगा कि आखिर महाराष्ट्र और बिहार ने जो मोमेंटम बनाया, उस मोमेंटम को देश के दूसरे हिस्सों में, खासकर हिंदी भाषी प्रदेशों में कैसे पहुंचाया जाए। ये सवाल भी होगा कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को क्या वॉक ओवर लेने दिया जाए, या वहां से भी 5-7 लोकसभा सीटें निकालने पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कोई सहमति बनाई जाए। यह सवाल भी होगा कि पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का रुख क्या हो, और यह सवाल भी होगा जो सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पार्टियों के स्ट्रेंथ के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से लोकसभा सीटों का बंटवारा होगा। जयंत चौधरी को कितनी मिले, अखिलेश यादव को कितनी मिले, नीतीश कुमार के चेहरे के अधिकतम इस्तेमाल के लिए जनता दल यूनाइटेड को स्ट्रेटेजिक तरीके से किस रीजन में कितनी सीटें दी जाए, जाति जनगणना के मुद्दे को सामने लाने के लिए नीतीश कुमार का चेहरा कितना बड़ा और किस तरीके से सामने लाया जाए, ये सारी चीजें उस इंडिया गठबंधन की बैठक में तय होंगी। ये भी तय होगा कि बहुजन समाज पार्टी के छींचते जनाधार के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का दलित चेहरा क्या बनारस में नरेंद्र मोदी से सीधी टक्कर लेने की स्थिति में ज्यादा फायदा दिलाएगा, या बाराबंकी से बुलडोजर जस्टिस सिस्टम को चुनौती देने के लिए एक नई दलित चेतना का संचार करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। और यह भी तय होगा कि बंगाल में सीपीएम कांग्रेस गठबंधन बनाम टीएमसी की बिसात किस तरह से बिछाई जाए जिससे भारतीय जनता पार्टी को 0 या 1-2 सीटों पर सिमटाया जा सके। यह भी तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जो 22 और 23 दिसंबर को तय होना है कि 18 लोकसभा सीटों पर जो बीजेपी है, किस प्रकार से इनमें से कम कुछ सीटों को तो बरकरार रखने की दिशा में अपनी रणनीति को आगे बढ़ाते दिखे। हेमंत सोरेन के साथ क्या होना है, हेमंत सोरेन जिस प्रकार से झारखंड में गवर्नेंस चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके वोट बैंक के लिए जो चुनौती बनते जा रहे हैं, उनसे कैसे निपटना है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 22-23 दिसंबर को तय करेगी, तो 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन भी तय करेगा कि हेमंत सोरेन के राज्य में कांग्रेस की बैसाखी पर चल रही हेमंत सोरेन की सरकार को
कितना ऑक्सीजन नीतीश कुमार झारखंड में देंगे और कितना ऑक्सीजन लालू यादव सप्लाई करेंगे, यह भी तय होगा। लेफ्ट फ्रंट के लिए बिहार और झारखंड में कितनी भूमिका तय होगी, यह भी तय होगा। और इन सब के बीच जो चीजें तय होनी है वो ये तय होना है कि नेशनल नैरेटिव क्या तय किया जाएगा, राष्ट्रीय मुद्दे को क्या तय किया जाएगा, या 2004 की तरह और मौजूदा दौर में शरद पवार की सलाह को मानते हुए कि राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया जाए। नेशनल नैरेटिव का मुद्दा यदि बनाने की जरूरत बहुत नहीं पड़ती है तो उसे सामने लाया भी जाए या नहीं लाया जाए, इसकी बुनियाद और इसका खाका भी 19 दिसंबर को तय होगा। लेकिन जो चीजें 19 दिसंबर को तय होंगी, यकीन मानिए इस दौर में, जिस दौर में दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी का सिराजा बिखर चुका है, उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने के बावजूद कई राज्यों में, कहीं किसान आंदोलन से, कहीं पहलवान आंदोलन से, कहीं नौजवान आंदोलन से, कहीं महिला मुद्दों के सहारे अपने जनाधार को छींचता हुआ देख रही है। तो पूरब से जो एक जाति जनगणना की बयार चली है, उस बयार को उदयपुर चिंतन शिविर तक जब कांग्रेस पार्टी ने अपनाया तो पूरब से पश्चिम की इस कवायद के बीच अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मतभेद कैसे खत्म होंगे और लोकसभा चुनाव में उसका कैसे फायदा मिलेगा, ये रणनीति कांग्रेस पार्टी बनाएगी, इंडिया गठबंधन के अंदर बनाएगी। तो एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चीजें तय होंगी वो यही होंगी कि मामा और महारानी, इनके द्वारा जो परिस्थितियां उत्पन्न की जा रही है उसमें डैमेज कंट्रोल की भूमिका को कैसे निभाया जाए। कौन से वो मोहरे होंगे जो मामा और महारानी के प्रभाव को कम कर सके, कौन से वो मुद्दे होंगे जो मामा के साथ रोती बिलखती महिलाओं की सामने आ रही तस्वीर का जवाब साबित हो सकते हैं। ये जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह तय करेंगे। चुनावी राष्ट्रवाद भी होगा तो राम मंदिर का हिंदुत्व भी होगा, जाति जनगणना भी होगी तो नौजवानों का मुद्दा भी होगा, किसानों का मुद्दा भी होगा। तो इन सब के बीच धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता की वो लकीर भी होगी, जिस लकीर को कभी सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे ढोने की नौबत आ रही है तो कभी उस लकीर को और चौड़ा करते हुए कोई नई दिशा में लकीर चली जाए जिसमें धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता का मुद्दा गौण हो जाए। इस तरफ भी कवायद होगी, कवायद दोनों तरफ से होगी। एक तरफ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होगी तो दूसरे तरफ मुद्दों के सहारे और मुद्दों के सहारे प्रतीकात्मक चेहरों पर होगी। चेहरों की कवायद इस देश ने देखी है। अंतिम बार जब दो चेहरों की टकराहट हुई थी बोफोर्स के सहारे, राजीव गांधी बनाम विश्वनाथ प्रताप सिंह, उसके बाद चेहरों की कवायद, दो चेहरों के सहारे टकराहट इस देश ने कभी उस रूप में नहीं देखा। अटल बिहारी वाजपेयी के सामने कोई चेहरा नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी जब 98 और 99 में सरकार बनाने में कामयाब हुए, सामने से कोई चेहरा नहीं था। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी को बड़ी हार मिली, तब भी अटल बिहारी वाजपेयी को हराने के लिए कोई चेहरा नहीं था, मुद्दे थे। और मुद्दे आधे से ज्यादा अटल बिहारी वाजपेयी के दौर के उनके सिपहसालारों मसलन प्रमोद महाजन जैसे लोगों ने तय किए थे। इंडिया साइनिंग का मुद्दा, फील गुड का मुद्दा, और इन्हीं तीनों राज्यों से मुद्दे तय हुए थे, जिन 3 राज्यों में आज भाजपा को जीत मिली है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इन्हीं 3 राज्यों में उस दौर में भी मिली थी। और इन 3 राज्यों की जीत ने जिस मुगालते में भारतीय जनता पार्टी को डाला, वो मुगालता 10 सालों की सत्ता की दूरी में परिवर्तित हो गया। आज की तारीख में कौन मुगालते में है और कौन सियासी जमीन पर है, किसके मुद्दे जनता को ज्यादा पसंद आ रहे हैं, और कौन राज्यों के चुनाव और दिल्ली के चुनाव को, केंद्र के चुनाव को अलग अलग नजरिए से देख रहा है। सियासत इसी पर होनी है। मुद्दा बनाम व्यक्ति, व्यक्ति पूजा बनाम नए रवायत और नई रवायत की सियासत का एक अलग खाका। और इन खाके के बीच में हिंदी के प्रख्यात कवि नागार्जुन की कही गई वो बात याद आती है कि लोकतंत्र में देवता मत बनाओ। लेकिन आज का लोकतंत्र, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देवताओं का देवता कहकर संबोधित करते हैं, कर्नाटक में जाकर लोगों से ये कहते हैं कि ऐसा कोई काम मत कीजिए कि देवताओं के देवता नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से वंचित होना पड़े। कर्नाटक के लोग आशीर्वाद से वंचित होना स्वीकार करते हैं। और आशीर्वाद से वंचित होना क्या है, देश स्वीकार करता है, हिंदी पट्टी स्वीकार करती है, उत्तर प्रदेश स्वीकार करता है, दिल्ली
हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात जैसे राज्य क्या जेपी नड्डा के शब्दों में जो देवताओं के देवता हैं उनके आशीर्वाद से वंचित होना क्या उसे मंजूर है? सवाल यही है कि कौन आशीर्वाद से वंचित होना चाहता है और कौन अमृत काल का विष पीने के लिए सहर्ष स्वीकार करता है, सहर्ष स्वीकार हो जाता है। अमृत काल का विष किसे मंजूर है? सियासत जब इस दिशा में हो तो इस दिशा की सियासत के लिए ये 5 दिन 19 दिसंबर से 23 दिसंबर नजर बनाए रखिए। ये 5 दिन सिर्फ अगले 5 साल ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सियासत ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी अगले 25-30 सालों का पूरा खाका प्रस्तुत करते हुए नजर आएंगे। कामयाबी इसी 5 दिन के सहारे मिलनी है। इसी 5 दिन में जो बोया जाएगा, चाहे वो आम का पेड़ हो या बबूल का पेड़ हो, फल उसकी अगले 5 सालों के दरमियान और उसके आगे भी लोग वही खाएंगे। देखते हैं जनता को क्या स्वीकार्य है और जनता के सामने किसकी पैकेजिंग किस रूप में होती है। लेकिन याद रखिए 72 घंटे बाद के, अब से 72 घंटे बाद के वो 5 दिन, और इन 5 दिनों की गतिविधियों पर हमारी भी नजर रहेगी, आपकी भी नजर होगी और पल पल की गतिविधियों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।